हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण कुमार। और जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल दिख रहा होगा कि हाउ आई क्रैक्ड IOCL। तो यस, अभी कुछ दिन पहले इंडियन ऑयल ने अपना रिक्रूटमेंट 2022 ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 उसने ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की रिज़ल्ट डिक्लेयर करे हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू दैट आई एम सेलेक्टेड इन इंडियन ऑयल दिस टाइम। तो before selecting in getting selected in Indian Oil, मतलब I got 4 rejections from 4 different PSUs। तो मतलब उसमें बार्क थे, NPCIL और गेल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये 4 PSUs से मुझे रिजेक्शन मिले थे। तो उसमें से उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैं किसी और वीडियो में शेयर कर सकता हूँ, मतलब कि उसमें मैंने क्या सीखा था। पर एक आइडिया लग गया था कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो इस वीडियो में मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि मैंने IOCL को कैसे क्रैक किया, क्या मतलब इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया, GDGT में क्या सीखा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए पूरे प्रोसेस में, है ना, फॉर सिलेक्शन। ये सब डिस्कस करूँगा और वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। मैं ये बता दूँ कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस टेक्निकल डिस्कस कर पाऊँगा, है ना। बट बाकी डिपार्टमेंट्स वालों को ये फ़ायदा होगा कि वो ये देख सकते हैं कि GDGT का क्या था, है ना, GDGT का क्या प्रोजेंट मतलब कौन सा डू एंड डोंट्स है, और HR क्वेश्चंस क्या थे, और उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ मैंने ऐसे करी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, मतलब पूरे प्रोसेस में, फॉर्म फिलअप वगैरह ये सब चीज़ में। तो वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ और मैं जल्दी से पूरे प्रोसेस में एंटर करता हूँ ना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हर साल लगभग निकालती है इंडियन ऑयल, पिछले 2-3 साल से तो हो रहा है कि हर साल रिक्रूटमेंट निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, जिसमें एक आपको पहले गेट में रैंक लाना होता है और उसके हिसाब से आप इंडियन ऑयल का फॉर्म फिलअप करते हो। फिर अकॉर्डिंग टू कट ऑफ आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू। इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड तो आपको सेकेंड AC का फेयर रिम्बर्स किया जाता है, और यू आर कॉल्ड ऑन एनी वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ इंडियन ऑयल। जनरली देर आर 4 सेंटर्स, मतलब कोलकाता हो गया, गुड़गांव हो गया IIPM, उसके बाद मुंबई है और एक चेन्नई है। तो 4 लोकेशंस पे अलग अलग डेट्स में इंटरव्यू होता है। आपको एक स्लॉट चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो जैसे मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उससे सबसे नियरेस्ट लोकेशन, मैं राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान से सबसे नियरेस्ट मेरे लिए दिल्ली था, तो मैंने दिल्ली चूज़ किया था। तो मैंने मतलब इंटरव्यू के दिन मतलब 8 बजे हमें बुलाया गया था IIPM गुड़गांव में। तो वहाँ पे हम 2 दोस्त थे, मतलब दोनों ही पहुँचे थे और बाय गॉड ग्रेस दोनों ही सेलेक्ट हो गए। इनफैक्ट उस दिन जितने लोग थे मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हुए थे। तो मतलब उस दिन 8 बजे हम पहुँचे थे, 8 बजे इंटरव्यू वेन्यू पे, और उस ID कार्ड वहाँ पे मतलब बटा था फॉर इंटरव्यू कि आपको एक पास होना होता है, मतलब पास रखना होता है। तो वो लगभग 8:30 के करीब हमें एक हॉल में असेंबल करवाया गया और 8:30 में PPT स्टार्ट हुआ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। मतलब उसमें क्या होता है कि PPT में आपको इंडियन ऑयल के बारे में बताया जाता है। तो PPT से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कॉपी पेन मतलब जो भी लेके बैठना होता है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिखना होता है। ज़्यादा नहीं लिखना होता है क्योंकि आप सारी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, है ना। आप दिमाग में मतलब 3-4 चीज़ें ही रख सकते हो, इतना टाइम मिलेगा नहीं पूरे दिन में टिल इंटरव्यू की आप उसको बहुत सारी चीज़ें लिख के और उसको याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे। 3-4 चीज़ें याद कर सकते हो। इसका एक बढ़िया चीज़ ये है कि आप ना इस चीज़ को पहले पढ़ सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे जाके। फॉर एग्जांपल योरपीडिया है, योरपीडिया पे आप जाके और इंटरव्यू PDF किसी भी PSU का, ना केवल इंडियन ऑयल, वहाँ पे इंडियन ऑयल का भी मिल जाएगा, तो किसी भी PSU का इंटरव्यू PDF फॉर्म मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके और उसके बारे में पढ़ लेना होता है। वो PPT वहाँ पे दिखाया जाता है और लगभग जितनी PDF में पढ़ी हुई चीज़ें होती है वो लगभग उसमें होती है। वो किसी पे भी मिल जाएगा, योरपीडिया हो गया, मेडिजी हो गया, किसी पे भी मिल सकता है, मतलब आप देख लो, है ना। उसके बाद उस PDF में से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है PPT में। तो PPT में कुछ बहुत कम चीज़ें हो जाती है जो नई लगती हैं, तो उसको आप नोट कर लो, जो भी लगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है कि मुझे
ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में चांसेस होते हैं कि पीपीटी से पूछा जाए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को कवर करने के लिए और आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आप इंडियन ऑयल के बारे में कितना जानते हो या किसी भी पीएसयू के बारे में कितना जानते हो, है ना। किसी भी पीएसयू या नहीं, दूसरे पीएसयू का इंटरव्यू अगर हो तो उसके बारे में आप कितना जानते हो। तो इंडियन ऑयल मतलब ये चेक करता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डूज ये है कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे शॉर्टलिस्ट होने के बाद, तो उस फॉर्म को अच्छे से भरना होता है। उसमें जो डिटेल्स है उसको बहुत अच्छे से भरना। मैंने गलती करी थी, मैंने फॉर्म भरा था अच्छे से, पर वो 3 बार मैंने फॉर्म भरी थी, क्योंकि एक बार भरा, फिर वो सेशन एक्सपायर्ड, फिर भरा, फिर सेशन एक्सपायर्ड, फिर भरा, फिर सेशन एक्सपायर्ड। तो इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप जब कर रहा था तो जल्दी में मैंने भरा था और वो जल्दी में मैंने गलत भर दिया था। इतना गलत कि नाम जहाँ सब कास्ट जहाँ लिखना था वहाँ नाम लिख दिया था। और भी चीज़ें थी, EWS सर्टिफिकेट का डेट, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत कर दी थी मैंने। तो वहाँ पे क्या होता है कि एट द इंटरव्यू वेन्यू जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था और ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के पहले पता चलती है, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके माइंड पे। उसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंस हो जाते हो कि यार अब पता नहीं क्या होगा, इतने सारी गलतियाँ कर दी। तो उससे बचने के लिए आप ना फॉर्म फिलअप जब भी करो तो अच्छे से करना, मतलब जो भी डिटेल्स है उसको अच्छे से भरना, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो वो फॉर्म चेक होगा अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी भी मांगा जाता है। वो आपको डिटेल बता दी जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर हमें GD GT और पर्सनल इंटरव्यू के लिए रुकना होता है, मतलब तो उसके लिए हमें वेटिंग एरिया में थोड़ा सा वेट करना होता है। और फिर ग्रुप्स में वो लोग अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं कि कितने लोग आए हैं, उसके हिसाब से ग्रुप्स में बांट लेते हैं कि कितने लोगों का GD होगा, ऐसे कुछ। तो हम लोग 3-4 लोग को GD के लिए अंदर भेजा गया था। GD में इम्पॉर्टेंट डूज और डोंट्स ये है कि पहला चीज़ तो कि आपको अपने ग्रुप में ही मतलब जब आपको बैठाया जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये मेरा GD का ग्रुप है, तो आप सबसे बात कर लो ना यार कि आप सबको बोलने का मौका दोगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं एकदम इंटेंशन कोई लेके जा रहा है कि मैं ही सिर्फ बोलते रह जाऊंगा, सामने को बोलने ही नहीं दूंगा, है ना। क्या होगा कि हर लोग चाहेगा कि वो बोले, हर ऑब्वियसली जाएगा, एवरीवन इज़ देयर टू गेट सेलेक्टेड, तो हर कोई चाहेगा कि वो बोले। तो इसकी वजह से क्या होगा कि खिचड़ी बन जाएगा, और जब पैनलिस्ट को सुनाई नहीं देगा कि आखिर में डिस्कशन चल क्या रहा है, तो वो सबको कम मार्क्स दे देगा। तो सबको कम मार्क्स देगा तो सबको प्रॉब्लम होगा, फिर सब लोग सबको दिक्कत होगा ना। तो उसके लिए आपको पहले ही डिस्कस कर लेना है अपने ग्रुप से कि एवरीवन शुड स्पीक, है ना। हम हर किसी को बोलने का मौका देंगे, ठीक है। इसमें 2 फ़ायदा है। पहला चीज़ तो कि सब कोई बोल लेगा। आपका ये फ़ायदा है कि आप दोनों चीज़ दिखा रहे हो, खुद बोल भी पा रहे हो अपने पॉइंट्स, और दूसरा आप ये भी दिखा रहे हो कि आप यू आर ए गुड लिसनर, है ना। तो ये चीज़ है GD का। GD में एक और चीज़ है कि आपको टॉपिक आसान दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है कि आप बोल ही नहीं पाओ, है ना। जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, 5 इंटरव्यू हो गया, तो 5 जितने भी दिए अलॉन्ग विथ मैं जो इसमें काम कर रहा हूँ, तो 6 इंटरव्यू, तो जितने भी दिए सब में GD जो था, मतलब सब में तो GD नहीं था, बार्क वगैरह में नहीं था, पर जितने भी GD दिए वो सारे में टॉपिक्स ईजी होते हैं। मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना कि जो जिसमें आप कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो पहले से भी। मैं अगर आप एकदम पहली बार सुन रहे हो, फिर भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारा GD का टॉपिक, जो मेरे से पहले वाला राउंड था, उसको GD का टॉपिक मिला था कि ऑनलाइन एजुकेशन पे डिस्कशन करना था। जो कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब कंटेंट, ऑनलाइन कोचिंग, ये सब जो फैली थी, उस पर डिस्कस करना था। कर सकता है, क्योंकि लगभग हर किसी ने गेट की तैयारी ऑनलाइन ही करी थी। दूसरी जो चीज़ थी, हमें जो मिला था वो ये टॉपिक मिला था कि सोशल साइट्स आर मेकिंग पीपल मोर अनसोशल। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये तो मतलब हम सोशल साइट्स हर दिन यूज़ करते हैं, तो कैसे हमें इम्पैक्ट कर रहा है ये तो जानते ही हैं। तो इस पर डिस्कस करना था, इट वॉज ए ईजी टॉपिक। तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जा रही है, इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मतलब आप लिसनर हो कि नहीं, है ना। उसके बाद मतलब ऐसे आप कंटेंट कर सकते हो ना कि हाँ आई एग्री विथ हिज स्टेटमेंट और आई एग्री विथ हर स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग और भी मतलब वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो मिल जाएगा कि GD कैसे देना है, बट ये मेरा व्यू है ना। उसके बाद GT में क्या था कि GT में एक टास्क दिया जाता है और टास्क को आपको एक सॉल्यूशन देना होता है। मतलब GD और GT में बस यही डिफरेंस है। GD में आप न भी दोगे कंक्लूजन मतलब करना होता है, बट एक पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन टाइप का वैसा होता नहीं है डिस्कशन में। आपका मतलब उलझा हुआ टाइप सा भी रह सकता है, मतलब एंडिंग। बट GT में एक सॉल्यूशन देना होता है कि एक टास्क होता है और उसको सॉल्व करना होता है, आप कैसे करोगे वो दिखाना होता है ना। तो GT में और GD में ये डिफरेंस है। तो हमें एक टास्क दिया गया था कि हम ग्राम पंचायत के टॉप लीडर्स हैं
है ना। और अपने पंचायत में जितने भी गांव हैं उन सब में हमें अवेयरनेस फैलाना है, जितने गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, है ना। और जितने भी यूथ्स हैं या बूढ़े लोग हैं, मतलब हर वर्ग के जो लोग हैं उनको उन तक मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधाएं कैसे पहुंचाया जाए, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करना था। तो एक जो इसमें की पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो अपनी लाइफ से मैंने सीखा है कि आपको कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करनी है ना, तो आपको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग करनी होती है। पहले आपको प्लान करना होगा, फिर उस पर काम करना होगा, और पैरेलल वाइज, साइड वाइज आपको उसको मॉनिटर भी करते रहना होगा। ये चीज़ मैंने सीखी है। तो इसको आप टास्क, किसी भी टास्क में इंक्लूड कर सकते हो। जब भी आप जीटी दे रहे हो तो ये पार्ट पे आप जब काम करोगे ना, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा, आप एक सॉल्यूशन देने के लायक होगे कि प्लानिंग में मैं ये करूँगा, एग्जीक्यूशन में ये ऐसे ऐसे करूँगा, और मॉनिटरिंग में ऐसे करूँगा। तो ऑब्वियसली वो टास्क सक्सेसफुल होने की कगार पर होगा। तो हमारा जीटी इस वजह से काफ़ी अच्छा हो गया, है ना। तो आपको एट द एंड मतलब क्या होता है ना कि इंडियन ऑयल में जनरली ये होता है कि दे से इन द लास्ट कि भाई 1 मिनट बच रहा है, 2 मिनट बच रहा है, तो आप अपना कंक्लूड कर दो या सॉल्यूशन दे दो या जो भी, है ना। मे बी ये ना भी हो, पर हमारे केस में ये हुआ था, है ना, कि वो बता देते थे। इसके अलावा अब चले आते हैं हम इंटरव्यू वाले पार्ट पे। जीटी हो गया था, उसके बाद हमारा इंटरव्यू था। तो ये मतलब रैंडम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सीक्वेंस है, जीडी पहले होगा, जीटी होगा, फिर इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। किसी का जीटी पहले हो गया था, फिर जीडी हुआ था, फिर इंटरव्यू, किसी का इंटरव्यू पहले हो गया था, फिर जीटी हुआ था। तो कुछ भी हो सकता है ना। इंडियन ऑयल में ये चीज़ फिक्स नहीं होती। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू की जब बात आई, तो पर्सनल इंटरव्यू में मेरा क्या था ना कि मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए थे, बार्क में मेरे 10 पैनलिस्ट थे, एनपीसीआईएल में मेरे 7-8 पैनलिस्ट थे, गेल में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 6-7 थे, और गेल में 5 के अप्रॉक्स 5 थे। तो इंडियन ऑयल में जब मैं घुसा इंटरव्यू देने, तो इसमें सिर्फ 3 पैनलिस्ट थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब सिर्फ पैनलिस्ट का नंबर देख के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि यार सिर्फ 3 को डील करना, उसमें से एक एचआर जो बॉडी लैंग्वेज और ये वो देखने के लिए बैठी है, मतलब वो अलग टेक्निकल क्वेश्चन तो कुछ पूछेगी नहीं। तो वो मेरे को क्लियर हो गया कि अब 2 ही लोग बचे हैं, मतलब 2 लोग से मेरे को डील करना। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हुआ, ठीक है। इसके साथ फिर मतलब एक चीज़ जो अनइवन हुआ मेरे साथ कि जब मैं इंटरव्यू में घुसा तो प्री अज्यूम करके घुसा। आप ये मत करना कि कुछ भी लेके जाओ कि ऐसा होगा इंटरव्यू में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं लेके गया था कि हर इंटरव्यू में ऐसा ही होता था कि जब मैं घुसता था तो चलो कूल करने का एक नॉर्मल जो प्रोसेस है कि पहले बंदे को कूल किया जाता है कि ज़्यादा उसको घबराहट ना फील हो, कंफर्टेबल किया जाता है। तो उसके क्वेश्चंस होते हैं कि चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग बात करके कोई, ताकि वो खुश हो जाए, थोड़ा स्माइल लाए फेस पे, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो विदिन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स ऐसे हो जाता है वो। पर मेरे केस में मैं जब सोच के गया कि मतलब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, वैसा हुआ नहीं, ठीक है। डायरेक्ट वो लोग मेरा वो डॉक्यूमेंट्स देख के 2 चीज़ निकाल लिए कि ये गया बिहार से है और जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। तो दे सेड कि तरुण यू आर फ्रॉम गया बिहार, गया इज़ अ वेरी फेमस प्लेस, तो हम लोग जानते हैं, तो किन वजहों से वो फेमस है, कैन यू एक्सप्लेन। तो मैंने उसके पॉइंट्स गिना दिए कि भाई तिलकुट फेमस है, बोध गया फेमस है, और ये काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थल, मतलब यहाँ पे पिंडदान के लिए लोग आते हैं। ऐसे करके मैंने गया के बारे में। तो इससे ये आपको सीखने को है कि मतलब आपकी जो बेसिक चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेटेड है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे इंटरव्यू में थोड़ा सा पूछा जा सकता है ना। उसके बाद जैसे मेरा यूनिवर्सिटी था जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके रिगार्डिंग था कि इट इज़ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था कि मतलब फ्री में पढ़ते हैं, है ना, फ़ी बहुत कम है, फ़ी है ही नहीं लगभग। तो उससे रिलेटेड करके उन्होंने ऐड करके ये पॉइंट उन्होंने ही बोला कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, इतने कम पैसे में मतलब ग्रेजुएशन हो जाता है, वहाँ से बीटेक हो जाता है। और मतलब तो उसके रिगार्डिंग, उसकी हिस्ट्री से रिगार्डिंग मेरे से एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। और वो मैंने आंसर किया था, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती है, पता होता है कि आप मतलब जिस कॉलेज से पढ़ के आओ, जिस स्कूल से पढ़ के आओ, उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। तो ये सब मैंने देख के रखी थी, तो इसलिए उसका आंसर कर पाया। इसके बाद जो वो लेडी थी ना, जो HR क्वेश्चंस पूछने के लिए बैठी हुई थी, तो वो मेरे से पूछी कि एक मतलब उनका इंटरेस्ट था पर्टिकुलरली कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि डू यू नो समवन हु इज़ एट टॉप पोजीशन इन इंडियन ऑयल एंड हु इज़ अ वुमेन, ठीक है। तो सुबह PPT काम आ गया। सुबह PPT में मैंने पढ़ा था कि डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरीज जो है शुक्ला मिस्त्री, तो वो जो है वो फर्स्ट वुमेन है ना। तो उनके बारे में मैंने बता दिया, तो यहाँ पे काम आ गया। उसके बाद फिर मैंने मतलब हमें मुझसे टेक्निकल सवाल उन्होंने पूछने स्टार्ट किए, जो किसी भी कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड होता है कि वो वही पूछा जाएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन में अपना क्या है कि
लेवल, फ्लो, टेम्परेचर और प्रेशर, ये 4 चीज़ें अगर पढ़ लिए तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट है। तो मुझे प्रेशर छोड़ के 3 चीज़ें पूछी गई थी वहाँ पे। तो हर चीज़ से मतलब ऐसा नहीं कि डिटेल में पूछा गया, किसी का डेरिवेशन नहीं पूछा गया है ना, हमसे सिर्फ ऊपर से पूछा गया कि क्या पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो थोड़ा इसका प्रिंसिपल बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। उसमें जैसे मैं इंक्लूड करूँ तो मुझसे फ्लो मेजरमेंट में पूछा गया कि कोई भी एक फ्लो मीटर बताओ। मैं अपनी कंपनी में जिसमें काम करता हूँ वहाँ पे मैंने ऑरिफिस मीटर देखा था, जहाँ तहाँ लगा हुआ, मतलब रैंडम यूज़ होता है ऑरिफिस मीटर। तो मैंने ऑरिफिस मीटर बताया, मेरे को लगा कि तेल की कंपनियों में यही यूज़ होता है तो वहाँ पे भी यही यूज़ हो रहा होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करके मैंने ऑरिफिस मीटर बताया। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रिंसिपल ये पूछे। फिर सेम चीज़ विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मैंने आरटीडी थर्मोकपल बताया। उन्होंने पूछा कि आरटीडी कहाँ यूज़ करेंगे, थर्मोकपल कहाँ यूज़ करेंगे, है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, है ना, ये चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि लेवल कैसे नापोगे, लेवल, तो मैंने अल्ट्रासोनिक का नाम ले लिया था। उसके प्रिंसिपल पूछे कैसे काम करता है, जैसे ओरली नो डेरिवेशन, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने मैंने मतलब डिजिटल से सवाल पूछे। डिजिटल में उन्होंने मतलब बेसिक पूछा कि गेट क्या होते, कौन कौन से गेट पढ़े हो, है ना, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, जस्ट ओवरव्यू। फिर उन्होंने ओरली ही उसका ट्रूथ टेबल वगैरह पूछ लिया, है ना। उसके बाद फिर पूछा कि कार्नोफ मैप जो होता है, कार्नोफ मैप क्या होता है, क्यों होता है। एनालॉग में उन्होंने पूछा कि मॉसफेट और बीजेटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मॉसफेट कहाँ यूज़ करेंगे, बीजेटी कहाँ यूज़ करेंगे, और बीजेटी कब यूज़ करेंगे, कब उसको डोमिनेट कर जाता है, मतलब कब मॉसफेट यूज़ ना करके बीजेटी यूज़ कर लेंगे। ये एक टिपिकल थोड़ा था मतलब, लेकिन मैंने पढ़ा था इसको भी गेट की प्रिपरेशन में, है ना। उसके बाद फिर इसके बाद एनालॉग हो गया था, डिजिटल हो गया। कंट्रोल में उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम सिंपल, तो वो भी आंसर कर दिया था। उसके बाद फिर उनका एक जो वो फॉर्म होता है ना, जब इंटरव्यू के लिए जो कॉल आता है तो उसमें एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उसमें लिखा होता है एक सेक्शन कि योर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में लोग क्या करते हैं कि जनरली अपनी हॉबी भर देते हैं, सिर्फ हॉबी भर देते हैं। तो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। वो जो आप लिखोगे उस पर इंटरव्यू चलने के चांसेस होते हैं कि मतलब आपसे एक बार इंटरव्यूअर पूछ ले रहा है कि आपको क्या इंटरेस्ट है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो खुद अपने हिसाब से इंटरव्यू ले जाएगा। तो अगर आपने लिख दिया, आपके पास कुछ भी टेक्निकल है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल समवन इज वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री, तो वो अपना लिख सकता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उस पर इंटरव्यू चलेगा। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी उसने प्रोजेक्ट करे हैं, कुछ किया है लाइफ में टेक्निकल, तो वो उसमें डाल सकता है जो उसका इंटरेस्ट है। अगर कुछ है तो उसमें डालो, क्योंकि वो इंटरव्यू को गाइड करेगा। क्योंकि आपने वो लिखा है तो वो अपने हिसाब से नहीं पूछेंगे, फिर आपके हिसाब से पूछने लगेंगे। तो आप उसमें कंफर्टेबल ऑलरेडी हो, आपके हिसाब से इंटरव्यू चलेगा। इट्स मतलब क्या बोलूँ, इंटरव्यू का सबसे पॉजिटिव चीज़ है ये कि अपने हाथ में इंटरव्यू कर लेना। तो मैंने क्या करा था कि मैंने जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे बायर की तरह काम कर रहा हूँ मैं, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। तो मैंने पूरा प्रोक्योरमेंट लिख दिया था कि मुझे प्रोक्योरमेंट ही करना है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, है ना। और फिर उसने क्या किया था कि वो जो 3 लोग थे, एक एचआर जो नॉन टेक्निकल सवाल पूछने के लिए थी, एक टेक्निकल पूछने के लिए, और तीसरा जो थे उन्होंने सिर्फ मुझसे प्रोक्योरमेंट के सवाल पूछे। पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस पूछा कि एसएपी क्या होता है, रिबा क्या होता है, पीआर टू पीओ, परचेज रिक्वेस्ट को परचेज ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे अवार्ड होता है। उसके बाद मैंने ये भी मेंशन किया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्क्रिप्शन, कितने वैल्यू की प्रोजेक्ट तक पे मैं काम कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे डिस्कस किया था। उसके बाद वो टेक्निकल सवाल फिर बंद कर दिए थे। और एक और चीज़ थी जो मैंने मतलब लिखनी होती है वहीं पे उसी फॉर्म में लिखनी होती है इंटरव्यू के दौरान, जो इंटरव्यू के लिए जो फॉर्म आती है ना, जब आप फिलअप करते हो आफ्टर कॉल लेटर, तो उसमें एक होता है कि प्रोजेक्ट आपने कौन कौन से किए हैं कभी लाइफ में। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट लिखा था कि पीएलसी पे मैंने काम किया है। पीएलसी का नाम वो पढ़ते ही उनका क्वेश्चन था कि पीएलसी में क्या क्या है, क्या जानते हो पीएलसी के बारे में। तो मैंने बोला कि सर हार्डवेयर होता है, बट हमने हार्डवेयर कभी देखा ही नहीं, है ना, क्यों कोविड की वजह से। बट हमने कोर्सेज पे उसके काफ़ी लैडर लॉजिक प्रोग्राम्स बनाए हैं। जैसे कि मतलब टंकी में जब पानी भरने के बाद अलार्म बजता है तो वो सिस्टम हम लोग डिज़ाइन किए हैं। या फिर ट्रैफिक लाइट्स वाला जो सिस्टम होता है, ट्रैफिक लाइट वाला कि 30-30 सेकंड पे अलग अलग लाइट्स जलेंगी, वो सब। फिर लिफ्ट वगैरह बनाया है। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ओके यू नो अबाउट लैडर लॉजिक, सो प्लीज़ गो टू द बोर्ड, और आप मतलब कोई सिंपल सा लैडर लॉजिक बना दो, है ना। तो मैं बोर्ड पे गया और मेरे लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया कि एक कोई छोटा सा बना दो, तो इससे इजी क्या ही होगा। तो मैंने जाके मोटर ऑपरेशन बना दिया, 2 लाइन का प्रोग्राम था दोनों। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि नॉर्मली ओपन क्या होता है, नॉर्मली क्लोज क्या होता है, सब सिम्बल्स क्या हैं,
कैसे सर्किट वर्क कर रहा है ना, वो सब चीज़ तो एक्सप्लेन किया वहाँ पे। इट वॉज लाइक उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि हाँ दे आर इम्प्रेस्ड, ऐसा कुछ। उसके बाद फिर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे टेक्निकल सवाल लगभग ख़त्म हो गए थे, तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पूरे इंटरव्यू में मतलब लैंग्वेज मैटर नहीं करती, मतलब जीडी हो, जीटी हो या इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू हो, इसमें आपकी लैंग्वेज मैटर नहीं करती। मतलब आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक में दे सकते हो, और इस पर मार्क्स नहीं है कि आप इंग्लिश में दे रहे हो तो ज़्यादा मार्क्स देंगे और हिंदी में दे रहे हो तो कम मार्क्स देंगे। तो कभी भी लैंग्वेज की वजह से अपने आप को ये मत कर लेना कि इंग्लिश बोलने के चक्कर में यू आर नॉट एबल टू कन्विंस प्रॉपरली तो आपने मार्क्स ख़राब कर लिए। आप हिंदी में बोलो, दे आर ओके विद इट, लेकिन हाँ वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब चाहे आप हिंदी में दो इंग्लिश में दो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद फिर एचआर क्वेश्चंस पे मेरे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हर पीएसयू का लगभग कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अस। तो बिफोर आई ज्वाइन माय कंपनी दैट, मतलब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करने से पहले जब मैं इंटरव्यूज़ देता था तो उसमें आंसर्स अलग होते थे। उसमें ज्वाइन करने का मकसद नहीं होता कि मेरे पास जॉब ही नहीं है तो मुझे जॉब चाहिए, है ना, मैं इन चीज़ों में वो हूँ, एक प्रो हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड जॉब चाहिए। अभी क्या है कि इस कंपनी में आने के बाद पूरा आंसर ही चेंज हो गया, है ना, कि मुझे क्यों जॉब चाहिए, इवन इफ़ आई हैव अ गुड जॉब, है ना। तो मैंने आई ट्राई टू कन्विंस कि मतलब क्यों चाहिए, बट उनका ये था ना कि इतनी अच्छी कंपनी है, मतलब यू आर गेटिंग गुड पैकेज ऑल्सो, यू आर गेटिंग गुड फैसिलिटीज़ ऑल्सो मोर देन अस, मतलब तुम्हारे आने जाने सब चीज़ का खर्चा उठा लेती है। उसके बाद मतलब हर एक चीज़ उनको लग रहा था कि क्यों छोड़ेगा ये, है ना, तो क्यों, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिस बॉय विल और दिस कैंडिडेट विल कम। ओके, तो फिर मैंने उनको रीजंस दिए थे, वैलिड रीजंस, कि मैं क्यों आना चाहता हूँ। कि पहला चीज़ तो कि मतलब हमारा ऑयल का जो बिज़नेस है उसमें चूँकि इंडिया में ऑयल का फ्यूचर नहीं है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा रिज़र्व है वही ख़त्म होने वाला है। तो कुछ दिन में मतलब इंडिया से प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक अपस्ट्रीम कंपनी है, अपस्ट्रीम कंपनी में है और वो सीधे क्रूड को निकालती है। अब क्रूड ही नहीं है तो क्या निकालेगी, काम मेरा नहीं होगा, मैं बाहर हो जाऊँगा। दूसरा चीज़ कि जिस कंपनी में वो आउटसोर्स हो रही है, अब कल को आके कोई दूसरी तीसरी कंपनी आके स्लम बर्जर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं अवार्ड कर रहा हूँ और स्लम बर्जर आके अब मेरा काम कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, फिर जॉबलेस हो जाऊँगा। तीसरा रीज़न मैंने दिया था कि मैं एक इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ के 4 साल आया हूँ और मुझे पेट्रोलियम के ऑपरेशन, पेट्रोलियम के सामान का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना होता है, तो कई सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नई होती है, तो दिक्कत होता है। तो पेट्रोलियम मुझे बिल्कुल नए सिरे से सीखना पड़ रहा है। फिर चौथा चीज़ मैंने ये बोला था कि IOCL जो है वो काफ़ी नई प्रोजेक्ट्स पे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है उस पे काम कर रही है, तो दैट अट्रैक्ट्स मी। लाइक मैंने एग्जांपल भी दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशंस बना रही है, नोएडा वगैरह, यूपी वगैरह में ये काफ़ी कर रही है, एक्सपैंड कर रही है अपने आप को। दूसरा चीज़ की कॉम्प्रेस बायोगैस पे काफ़ी काम कर रही है, कॉमर्शियली उसको कैसे यूज़ किया जाए, मतलब कॉमर्शियली उसको फिजिबल बनाने के लिए कि कम पैसे में मेरे को अवेलेबल हो जाए, तो वो अल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी पे काम कर रही है इंडियन ऑयल। तो इसकी वजह से दैट अट्रैक्ट्स मी कि कम से कम एफर्ट तो मार रही है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंसी कम करने की। और जिस कंपनी में मैं हूँ उसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखता कि जिसमें वो रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे भाग रही है, मतलब एक प्रोजेक्ट बस एक गैस के अलावा और कोई नहीं है। तो गैस में मैं हूँ नहीं, मैं ऑयल बिजनेस में हूँ, तो मुझे उस तरह की कंपनी में जाना जहाँ पे स्टेबिलिटी दिखे। मुझे इंडियन ऑयल में स्टेबिलिटी दिख रही है कि लॉन्ग टर्म में मैं वहाँ सस्टेन कर पाऊँगा। और दूसरा चीज़ ये दिख रहा है कि इंडियन ऑयल एक हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, मतलब PSU है ना, तो इसकी वजह से उसका खुद का स्टेबिलिटी है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मतलब मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि आपको क्या क्या करना नहीं चाहिए। बेसिकली जो मैंने गलती की थी, सबसे पहला तो जब आप इंटरव्यू का फॉर्म भरते हो तो वो आप फॉर्म अच्छे से भरना, बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ी मत करना, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको नेगेटिव इंप्रेशन जाता है अपने माइंड पे, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो फॉर्म आता है इंटरव्यू का, तो उसको आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको अच्छे से भरना। मे बी अगर आप कोई टेक्निकल में आप साउंड हो, अपनी हॉबीज़ तो डालना ही अगर है तो कोई अच्छी हॉबी, तो उसके अलावा अगर आप टेक्निकल में साउंड हो तो वो डालो आप। जैसे मैंने प्रोक्योरमेंट डाला था क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल है कि अगर जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी कंपनी में कर रहे हो, वो आप डालो एक्सपीरियंस। उसके अलावा और मैंने ये बताया कि GD/GT में से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नहीं करना चाहिए, जैसे मतलब आपको लिसनर भी होना पड़ेगा, गुड लिसनर। तो इस तरह से मतलब
चीज़ें हैं मतलब जो आपको करनी चाहिए। और दैट आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर।